और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राज्यसभा चुनाव की, जिसको लेकर के दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। आखिर जो पहले से दिखाई दे रहा था वही कुछ हो चुका। हम बात कर रहे थे कि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के पास 2 सीटें जा सकती हैं, एक भाजपा के खाते में जा सकती है, और वैसा ही हुआ। भाजपा के पहले जो प्रायोरिटी पे थे वह राजेंद्र गहलोत थे, उनकी जीत हो चुकी है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो संगठन के महासचिव एआईसीसी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी विजयी हो गए हैं, और 123 वोट कांग्रेस के खाते में और 75 वोट भाजपा के खाते में गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी तस्वीर साफ रही है। और अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि आम जनता जानती थी, मीडिया जानता था कि यह जो रिजल्ट है वो तस्वीर इस तरह की बयां कर सकता है, और वही हुआ। आखिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन लड़ना किसी का अधिकार है। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि क्या वास्तव में चुनाव लड़ना किसी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग है या फिर किसी के और मायने लगाए जा सकते हैं। ये तमाम जो पहलू है इनको लेकर चर्चा करेंगे, और इस मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, जो लगातार राज्यसभा चुनाव में हमारे साथ विश्लेषक के रूप में जुड़े रहे, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा आसोपा साहब। लगातार ये बात कही जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करना ही हॉर्स ट्रेडिंग है अपने आप में। तो ये किस तरह से देखा जाए? हर कोई यही बात देख रहा था और कह रहा था कि संख्या बल के आधार पर किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। 2 सीट कांग्रेस के खाते में, एक भाजपा के खाते में है, और आखिर वैसा ही हुआ। तो ये सारा इतना कुछ चला, इसे महज एक ड्रामा कहा जाए या फिर वास्तव में इसकी कुछ हकीकत भी थी? देखिए, जिन लोगों ने इसका भ्रम फैलाया कि भाई कांग्रेस में कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, और तरह तरह की बातें आई, वो सब आज गलत सिद्ध हो गए। कांग्रेस अपनी जगह इंटैक्ट रही, और मैं आपको इतनी डिबेट्स आपकी हुई हैं, अलग अलग चैनल पे भी हुई हैं। मैं जो पहलू की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पे आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं की है शायद। जब 3 सीटें हैं और 200 कैंडिडेट हैं, वो ये है कि 51 वोट फर्स्ट प्रायोरिटी के मिलने के बाद 52वां, अगर कांग्रेस के पास 107 सिंबल हैं और उनको वोट दिखा करके देना था, तो फिर उसमें कहीं कोई इस प्रकार का इश्यू ही नहीं है कि 102 वोट तो चाहिए कांग्रेस को जीतने के लिए। ये तो स्थिति जब उत्पन्न होती है जब मान लीजिए जब 4 सीटों का चुनाव होगा और उसमें 5 या 6 लोग खड़े हो जाएंगे, तो दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, वो चुनाव राज्यसभा की काउंटिंग और वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार। उसमें भी आप अगर ये तय रखें कि आप सिंबल दिखा करके देना है तो काफी सेफ हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये निरर्थक सारी चर्चा रही, और दर्शकों का, अखबार पढ़ने वालों का, मीडिया का इतना वक्त जाया हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, न थी, और निरर्थक रहा ये सर। बिल्कुल आसोपा साहब आपने सही कहा। मैं तो खुद सवाल खड़ा कर रहा हूं, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वह इस तरह की हाइप को लेकर के क्यों इतने बेचैन और बेताब रहते हैं। ये राजनीतिक दलों को तय करना है। ये हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर तस्वीर साफ है, लेकिन आप ही लोगों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरों के बानों की वजह से, एक दूसरे के बयानबाजी की वजह से ये सारा मुद्दा हाइप चढ़ता रहा। मैं एक बार मदन राठौड़ जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है, मतदान के बाद रिजल्ट भी आ चुका है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। जैसा सोच के चल रहे थे वैसा ही हुआ। तो फिर इसमें किस तरह से देखा जाए? क्या वास्तव में कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के चांस थे या फिर बस दोनों तरफ से एक ड्रामा किया गया? देखिए, ये अशोक गहलोत जी ने ड्रामा किया था। वो अपने सुप्रीमो को ये बताना चाहते थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अगर मेरे अलावा कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये सुप्रीमो को ये भी बताना चाहते थे कि ये सचिन पायलट वगैरह सब विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने ये करके दिखा दिया कि हमने 2 सीटें आपको सौंप दी। एक तो ये अशोक गहलोत जी ऐसा करना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि देखिए कितना भय था कांग्रेस में, अपने विधायकों पर कभी भी भरोसा उन्होंने नहीं किया। वो हमेशा, और बसपा को भी साथ में लेकर के आए, उनको भी और पार्टी का दिखाया। बाहर से भी, विदेश से भी कोई व्यक्ति था तो उसको भी बाहर से बुला करके ला करके मतदान कराया, और कैंपिंग करके और
रमेश मीणा और वगैरह वगैरह जो कुछ भी थे, उन सबको कैसे राजी कर कर करके, और जो निर्दलियों को कि आपको हम ये बना देंगे, आपके ये कैंप, ये अब बोर्ड हम घोषित कर देंगे। वहां उस बैठकों में यही सब चलता रहा, जो इन्होंने कैंप किया उस कैंप में, कि किस विधायक, निर्दलीय विधायक को किस प्रकार से कहां संतुष्ट किया जाएगा, ये सब चर्चाएं उन्होंने की। मतलब भय उनको था, उनके अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, और यही सब स्थितियां बनी। जहां तक हमने एक उम्मीदवार खड़ा क्यों किया, इसकी बात मैंने पहले भी बताई आपको, कि देखिए कांग्रेस ने शुरू से ही आत्मा की आवाज को महत्व दिया था पहले। तो आत्मा की आवाज के आधार पर उन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया। तो फिर आत्मा की आवाज पर हमने भी एक उम्मीदवार मैदान में दिया कि आत्मा की आवाज। आज देखिए हम महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर वहां के विधायक चिंतित है, वो पीड़ित है, वो उनकी चलती नहीं है, कोई उनको अधिकारी भी गांठता नहीं है। तो उनके मन में इस प्रकार की स्थिति है, तो आत्मा की आवाज उनकी बोलती है। और प्रांतों में भी आत्मा की आवाज, तो यहाँ भी आत्मा की आवाज से वो उनको एक अवसर प्रदान किया कि आपकी आत्मा को जगाइए, ये अवसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मदन राठौर साहब, इसे क्या माना जाए? अभी अगर वोट किया किसी ने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विधायकों से मिला नहीं जाता, उनके काम नहीं होते, तो अंतरात्मा की आवाज के नाम पे हमने वोट मांगा था। अभी क्या कहें इसे? अगर कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट डाला है, बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में डाला है, तो इसे अंतरात्मा की आवाज कहें कि फिर या कहें कि बिल्कुल ये तो साहब एक पार्टियों के दिए हुए संस्कार हैं, या पार्टी की व्हिप थी, या पार्टी का एजेंडा, उस अनुसार अभी अंतरात्मा का क्या होगा इसमें? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, मैंने पहले भी निवेदन किया, अब भी करूंगा, कि देखिए उन्होंने अपने कैंप के अंदर इन सबको संतुष्ट करने का काम किया। किसी को वोट देंगे, किसी को कोई मंत्री बनाएंगे, या किसी की अधिकारी बात मानेगा। आपको कुल मिलाकर के डायलॉग पढ़ा, विधायकों का डायलॉग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ में हुआ, तो इससे मुझे लगता है कि आप आभार व्यक्त करेंगे जो विधायक इस तरह से जो अपने आप को साइडलाइन समझ के चल रहे थे, वो है बीजेपी का आभार व्यक्त करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये पूरा चुनाव अगर हम देखें, पहले दिन से लगातार ये चर्चा रही है, और आज इससे पटाक्षेप हो चुका है। इस रिजल्ट जो है उसी को लेकर के एक सबका ध्यान केंद्रित था कि 19 तारीख को होगा क्या। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स पहले से तय थी कि 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन बेचैनी थी तो राजनीतिक दलों में। क्या माना जाए? प्रदेश की जनता जानना भी चाहती है कि किसकी हार किसकी जीत। देखिए योगेंद्र जी, 10 दिन से जो गहमा गहमी का वातावरण प्रदेश में बचा हुआ था, सरकार भी काम काज छोड़ करके विधायकों को संतुष्ट कर रही थी, एक जगह बैठी थी। बीजेपी को भी डर लगा, तो 3 दिन तक ये भी जाकर के पार्क प्लाजा में बैठ गए। अब देखिए वसुंधरा जी ने जो आकर के कहा कि हमारे पास तो एक ही का बहुमत था, हमने 2 क्यों खड़े कर दिए। तो अब ये जब इसका मतलब वसुंधरा जी की राय नहीं ली होगी जब उन्होंने खड़ा किया होगा तो लखावत जी को, क्योंकि स्पष्ट था कि जब इनके पास 27 वोट थे ही नहीं, तो 27 वोट कहां से आते, ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब लखावत जी पहले कह रहे थे लोकतंत्र को जीवित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, फिर आज वो खुद ही कह गए कि मैं तो जीतूंगा नहीं, मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन राजेंद्र गहलोत को कम वोट नहीं पड़े इसलिए उसको फिर आप मेरे भी वोट दे देना। अब ये सारी चीजें कह करके साफ तो हो गया कि आप भी देखिए रिजल्ट जो आप बता रहे थे कि अब बीजेपी को 74 ही मिले होंगे, 75 नहीं मिले होंगे योगेंद्र जी, क्योंकि 2 वोट कम गिराए। तो 2 वोट में तो एक तो था भंवरलाल मेघवाल का, एक था गिरधारी मैया का जो बीजेपी का बीजेपी के लिए नहीं जाता। माकपा के जो है मैया, ये तय था कि वो कांग्रेस के खाते में जाते, तो 74 नहीं 75 वोट डले हैं, 3 आरएलपी के और 72 बीजेपी के। जो पहले आंकड़ा तय था, 2 वोट नहीं डाल पाए हैं, बाकी 198 जो वोट हैं वो डले हैं 200 में से। 123 कांग्रेस के खाते में और 75 बीजेपी के खाते में। वो माकपा वाला आपने क्लियर कर दिया, बात सही है। क्योंकि देखिएगा आप अशोक गहलोत जो कह रहे थे रिजल्ट के बाद, तो मदन जी कह नहीं सकते कि ये उनको विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, निर्दलियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब ये बार बार कह रहे हैं बीएसपी की हाउस ट्रेडिंग कर ली अशोक गहलोत ने। जब राजेंद्र राठौड़ 1990 में दिग्विजय सिंह से आए थे वीरू सिंह जी की सरकार बचाने के लिए, वो समायोजित हुए थे, वो तो ठीक था, और आज वही सवाल उठा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि जब वो उनके जमाने में वो बदल के आए थे, वो बीजेपी में आए थे, बीजेपी की तो मूल रूप से है ही नहीं। राठौड़ साहब को मालूम होना चाहिए कि
राजेंद्र राठौड़ कभी बीजेपी के मूल रूप से नहीं है, वो तो आए ही जनता दल के थे, फिर चंद्रशेखर जी के चेले थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह में रहे, दिग्विजय सिंह को धोखा दे करके बीजेपी में आ गए थे। आज तो वो बीजेपी के उपनेता बन गए और बहुत कुछ कहते हैं कि मैं बीजेपी का हूं, क्योंकि हम पुराने जानकार लोग हैं। मदन जी को भी अगर याददाश्त रहे, और ये जब आज ये बीएसपी की बात जो कह रहे हैं कि बीएसपी कांग्रेस में चली गई, अरे कांग्रेस में दूसरी बार गई है। अब विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, विधानसभा आपने वहां पे लगा रखी है एप्लीकेशन, उसका अभी रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि अब जिस प्रकार की बातें हो रही है निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जब अगर ये भोपाल में बात करते हैं तो एसपी और बीएसपी का वोट किसको मिला है? बीजेपी को वोट डाला है, वो कह के गए कि हम मजबूरी में वोट डाल रहे हैं दोनों के। श्याम जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। एक सवाल और है मेरा इसी मुद्दे को लेकर के, मैं आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, आपकी पार्टी के चीफ व्हिप असेंबली, उन्होंने एसीबी को रिटर्न कंप्लेन की है, एसओजी को की है। अभी क्या लगता है कि 19 तारीख के बाद भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपने दो महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपने रिटर्न में दिया है, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या वास्तव में पार्टी स्तर पे, सरकार के स्तर पर ये दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आ पाएगा अभी, या 19 तारीख तक के लिए सिर पे बनाया हुआ था? अब इसका तो दावा करने वाले ही बता सकते हैं, मैं तो इस बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता कि किसके पास क्या प्रमाण थे, किसके पास क्या प्रमाण नहीं थे। मैं तो इतना जानता हूं कि सचिन पायलट जी ने जो कहा कि भ्रम फैलाने वालों को 19 तारीख की शाम को मालूम पड़ जाएगा, वो सामने आ गया। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी तो ये सोचती रही है कि भाई क्लियर करेंगे, फैलाया गया जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए अभी मदन राठौड़, उसके पीछे ये है कि मदन राठौड़ जी ने अभी ये स्वीकार किया है कि भाई हमने अंतरात्मा की आवाज को टटोलने की कोशिश की और लखावत को खड़ा किया, और इनको समझ में आ गया कि अंतरात्मा की आवाज तो अभी पूरे देश में ये है कि लोग चीन के रवैये से, जो मोदी ने धोखा दिया है देश को, उससे प्रताड़ित हैं कि भाई हाँ चीन पे आओगे, तो इसलिए वो तो होने वाली थी नहीं बात, तो होने वाली थी नहीं बात। हाँ, तो वो बात होने वाली थी नहीं, इसलिए मुंह की पड़ गई। सवाल ये है कि जो आपका मौलिक प्रश्न है कि किसने क्या शिकायत की नहीं की, मुझे लगता है कि वो पहले दिन से ही सब कुछ हर थीम था। जब मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिस्कशन हो रहा है, श्याम जी सुन रहे हैं, 2 साल बाद जब 4 सीटों के लिए चुनाव होगा तब सनसनी भी फैलेगी और अखबारबाजी की खूब होगी। क्यों कि तब 42 वोट चाहिएंगे जीतने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के, और 5 तो होंगे ही होंगे, आप देख लेना, लेकिन 6 भी हो सकते हैं। और उस केस में फिर सेकेंड प्रायोरिटी के वोट्स की भी अहमियत हो जाएगी और वो रोचक होगा। 3 सीटों का चुनाव, कांग्रेस के पास 107 अपने पंजे के वोट, कोई चुनाव का अर्थ ही नहीं है। 51 वोट के बाद अगर कांग्रेस के 102 लोग वोट देने आते केवल, तो भी कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीते। मैं तकनीकी बात कह रहा हूं, बाकी सब पॉलिटिकल है, कोई अर्थ नहीं इसका। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे। एक सवाल है मेरा, आपने एक बात और कही है कि बेवजह भ्रम फैलाया गया। मैं वह भी जानना चाहता हूं कि भ्रम किस ओर से फैलाया गया, कहां से भ्रम निकला है? ऐसा है कि ये देश जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश के राजनीतिक सिस्टम के अंदर अफवाहें फैलाने का किसी भी दल का हो, कोई समाज हो, ऐसा हो गया है। सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, जैसे समझ लो जीने का उद्देश्य केवल फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टीवी हो गया। ये कुल मिलाकर के आप ये सारी बात कहना चाह रहे हैं कि भ्रम दोनों ओर से ही फैलाया गया, भ्रम दोनों ओर से फैलाया गया, आपकी ओर से भी फैलाया गया, बीजेपी की ओर से भी फैलाया गया। ये कह रहा हूं, हमने भी सीख लिया अगर मोदी से, तो वो पाप हम भी कर रहे हैं। अफवाहें फैलाने का काम मोदी से अगर हमने सीख लिया तो वो पाप हम भी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं। आपके पास लौटूंगा, मदन राठौड़ जी से मैं जवाब ले लेता हूं जरा। मदन जी, भ्रम फैलाने की बात की गई और पहले से ही तय था और देखा भी जा रहा था कि ये स्थितियां साफ हो जाएंगी, इनमें कोई दम नहीं है, लेकिन आसोपा साहब अभी भी कह रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट अफवाह और भ्रम फैलाने का आप ही को दिया जा रहा है।
कमाल हो गया। अफवाह और भ्रम फैलाने की बात, ये पता नहीं नरेंद्र भाई मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं इस मौके पर, क्या कोई लेना देना नहीं है? नहीं, आपने लिया ना। आप ऐसी बातें मत करिए अशोका जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। सारा का सारा फैलाने की जो राजनीति की अशोक गहलोत जी ने की, और जबकि ये बात भी सही है कि रमेश मीणा वाली स्थिति आप छुपा क्यों रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? भरत सिंह वाली बात क्यों नहीं बोलते? जब रमेश मीणा, भरत सिंह और इनके और जो लोग, आप 107 पंजे पे कैसे जीते? आपने कैसे बता दिया आपने 107 पंजे पे जीते। अशोक जी, याददाश्त को क्या हो गया आपकी? आप इतने विद्वान आदमी और आपकी याददाश्त कहां चली गई? 107 पंजे पे नहीं जीते कभी भी। तो लोग कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जानकार हैं, वकील हैं, समझदार हैं, आप यदि 107 पंजे पे जीत बता रहे हो तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपको क्या हो गया है। आप इतने बौखला गए सत्ता में आने पर, या आपकी 2 सीटें जीत ली इसलिए आप कहीं की बातें कहीं जोड़ रहे हैं? ऐसी बातें मत करिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि ये अशोक गहलोत जी की रणनीति थी और उन्होंने ये इस प्रकार का वातावरण तैयार किया, और फिर कांग्रेस में विखंडन था, बहुत दिख रहा था, स्पष्ट रूप से दिख रहा था, और वो आकर के बात करना चाहते थे, बात कर रहे थे, लेकिन अंत में ये अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से कैंपिंग की और उनको तुष्ट किया, ये जो अभी श्याम जी शर्मा ने भी बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया इस बात को कि सबको संतुष्ट करने का काम जो किया कि आपको ये कैंप, ये बोर्ड मिलेगा, आपको ये वहां अधिकारी आपकी बात मानेंगे और आपको मंत्री बना देंगे, ये सब काम इसमें हुए, तो इस कारण से उनको वापस लाइन पर ले आए। अदरवाइज गणित आ जाती सामने, अभी वो स्थिति हो जाती, अन्य प्रांतों में जो स्थितियां बनी वो यहां भी बन सकती थी। आत्मा को दबाया गया है, आत्मा को कुचेटा गया है, आत्मा की आवाज पर उनको मतदान करने नहीं दिया, उनको बदनाम किया है कि ये देखिए 25 करोड़ 30 करोड़, यानी जनता के कौन दे रहा है पैसा भाई? आज क्या 25 हमारे पास में, हमें स्पष्ट मालूम है कि हमें किसी भी कीमत पर 72 और 3 हमारे वो आरएलपी के 75 वोट हमारे पास में, देखिए 25 वोट हम खरीद लेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके यहाँ पर विखंडन को देख करके, आपके विधायकों के असंतुष्ट वातावरण को देख करके, आपके विधायकों के संपर्क को देख करके, और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जो एक दूरियां है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, और जब ये हमको पता चला कि कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर कुंठित महसूस हो रहे हैं, अंदर ही अंदर इस प्रकार की स्थिति, तो उनको भी एक अवसर तो मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं मदन जी, एक बात जानना चाहता हूं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम में इस तरह की स्थितियां सारी रही, किसी नतीजे पे दोनों दल पहुंचे कि कहां पहुंचे? ये पहले से अगर तय था कि हाँ बिल्कुल हमें हमारे वोट मिल गए, उनको भी वोट मिल गए, तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? तो पहले से तस्वीर साफ थी। मैं एक बात बताऊं साहब, कांग्रेस को अपने घर को संभाल के रखना चाहिए था। अब वो बिकाऊ बता रहे हैं अपने व्यक्ति को, अपने सदस्य को बिकाऊ बता रहे हैं कि 25 अभी भी खतरा है क्या? वो देखिए ना अभी आसोपा जी ने क्या कहा, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आसोपा जी की बात पर आऊंगा कि 4 लोग होंगे ना, जब 4 सीटें अगली बार में खाली होगी तब क्या स्थिति बनेगी। यानी इनके मन में अभी भी भय है, अंदर ही अंदर इनके मन में यह है कि उस समय तो नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। और जब ये राजनीतिक चर्चा है तो बावली बात कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा है, 153 वोट के बाद ये वोट की शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा, पहले श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, अगर उसकी डेप्थ को भी देखें और तमाम पहलुओं को अगर हम देख के चलें, तो क्या माना जाए इसे? एक चीज तो प्रदेश की जनता के बीच आज भी सवाल खड़ा कर रही है कि एसओजी और एसीबी की जांच का क्या होगा। दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल हमारी रणनीति इसमें सफल हुई है, बीजेपी कह रही है कि हमारी रणनीति इसमें सफल हुई है। आखिर सफल कौन होता दिखाई दे रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का परिणाम आपके सामने आया है, तो अशोक गहलोत ने ये तो साबित करके दिखा दिया कि कांग्रेस के ही लोग मेरे साथ नहीं है, निर्दलीय मेरे साथ है, बीटीपी मेरे साथ है, आरएलडी एक है जो सुभाष गर्ग वो मेरे साथ है। तो ये तो दिखा दिया। आप मदन जी बार बार कह रहे हैं कि आप देखिएगा आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। अब देखिए, आप मत कीजिएगा कि आप बहुत अच्छे शक्तिशाली और बहुत सी ठीक स्थिति हो गई है। आपके यहाँ पहले लोकतंत्र बहुत
आराम से बोलने करने का तरीका बीजेपी में बहुत हुआ करता था। आज कांग्रेस के लोग आकर के सामने कह रहे हैं, रमेश मीणा ने तो कहा, देखिए कि सरकार में सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी से बात की, मैंने सीएम से बात नहीं की। ये कांग्रेस के सामने बोलना, अब आप देखिएगा कि आप जो कह रहे थे ना कि उन्होंने पत्र लिखा, सिंह साहब ने लिखा, तो आप आज अगर लिखा है पत्र तो उन्होंने कहा स्वागत करते हैं हम। अब वाजिद अली आज वोट डाल गए तो उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है, गांधीनगर में हुआ, एफआईआर हुई। चलिए, लेकिन मुद्दा ये है सर कि आखिर सफलता किसे मिली है? यह सफलता तो पहले से प्रदेश की जनता जानती थी, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी, राजनीतिक दल तमाम जानते थे, लेकिन यही अगर रिजल्ट चाह रहे थे तो ये तो पहले से तय था। यहां जीत और हार की बात, दोनों अपनी अपनी रणनीति में सफल होने की बात कह रहे हैं, तो आखिर सफल कौन हुआ? दूसरी बात, एसीबी और एसओजी की जांच, क्या वास्तव में इसका इंतजार नहीं है प्रदेश की जनता को? देखिए योगेंद्र जी, एसीबी में और एसओजी में मामला दर्ज है अभी, क्योंकि अपन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तक जांच पूरी हुई नहीं है। अब अशोक गहलोत ने ये तो दिखा दिया पार्टी को आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर कि हमने किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी किया हो, कांग्रेस को हमने 123 वोट दिलाए। मतलब स्पष्ट किया ना कि हम जो कहते थे वो सामने था। ये जो आसोपा जी बार बार कह रहे हैं कि क्या सचिन पायलट कह रहे थे भ्रम फैलाया जा रहा है, तो भ्रम फैलाने की तो सचिन पायलट ने खुद ने स्पष्ट किया कि 19 तारीख को तय हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है या किसकी। दोनों ही पार्टियों ने करके दिखाया कि अब देखिएगा बीजेपी के लोग बीजेपी में पूरे पूरे आए, और हनुमान बेनीवाल चाहे भले ही वसुंधरा जी आ जाने के बाद भी तीनों ने वोट दिया। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र का जिस प्रकार से मजाक उड़ाने की बात हो रही थी, और किसी तरह से अशोक गहलोत ने अपने पार्टी के और जी, चलिए ये मजबूती है, चलिए हम मान भी लेते हैं कि दोनों तरफ से सफल है, लेकिन क्या लगता है श्याम जी, बहुत मैं 30 सेकंड में चाहूंगा, एसओजी और एसीबी की जांच का इंतजार है? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सोर्स थे, उनको जानकारी थी, अगर वो नहीं आएगी तो विधानसभा भी आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी इस बात की। अभी कुछ छोटा थोड़ा जाएगा, ये सवाल मुंह बाहर खड़ा रहेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ आपको, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।